नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। मैं वाग्मिता सिंह केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली से आज आप सबके समक्ष आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के चौथे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस कविता के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। बच्चों, इस कविता के शीर्षक से ही जैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चांद से थोड़ी सी गप्पे यानी कि बातों की कविता यह है। इस कविता का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे यानी चांद से थोड़ी सी की गई बातें। तो जैसा कि नाम है वैसे ही इस कविता में चांद से थोड़ी सी बात की गई है, लेकिन यह थोड़ी सी बात किसके द्वारा की गई है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। इस चित्र में हमें यहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है और यह लड़की सीधे आसमान में चांद की ओर देख रही है। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति के वो बच्चे होते हैं। अर्थात जो बच्चे होते हैं उनके मन में किसी भी नए चीज़ को देखकर उनके बारे में जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। तो यह जो छोटी सी बच्ची है इसके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। उसी तरीके से जैसा कि आपने अपने पिछले पाठ नादान दोस्त में श्यामा और केशव के मन में देखा था, तो इस बच्ची के मन में लेकिन ये प्रश्न किसके प्रति है? ये प्रश्न है चंद्रमा के प्रति, क्योंकि वह रोज़ रोज़ यह देखती है कि जो चंद्रमा है वो उसका आकार घटता और बढ़ता रहता है। और इन सब चीज़ों को देखकर जो बच्ची है, जो बालिका है, उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और वो अपने प्रश्नों के समाधान के लिए किसी और से नहीं बल्कि सीधे चंद्रमा से ही बातें करने लगती है, उससे ही प्रश्न पूछने लगती है। क्योंकि बचपन में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि चंद्रमा हमारे मामा होते हैं और हमें उनके द्वारा उन्हें एक खिलौने की तरह दिखा कर हमें बहलाया और फुसलाया जाता है। तो इसी कारण से इस बालिका के मन में कहीं ना कहीं यह छवि थी कि जो चंद्रमा है वो भी मनुष्य की भांति है और इसलिए वह उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे ही, चंद्रमा से ही अपने सारे प्रश्नों के समाधान चाहती है और चंद्रमा पर प्रश्न के उत्तर न देने पर तंज भी कसती है। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर यह जो चित्र देख रहे हैं यह शमशेर बहादुर सिंह जी की तस्वीर है। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। इनकी माता जी का देहांत इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बच्चों, जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। यह हिंदी और उर्दू भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे, जिस कारण से इनकी कविताओं में हमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी बहुतायत प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी एक बहुत अच्छे चित्रकार थे। इनको पेंटिंग्स बनाने का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। तो इनकी इस चित्रकारी के गुण का एक झलक इनकी कविताओं में भी हमें देखने को मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह जी जिस प्रकार से रंगों का प्रयोग करके तरह तरह के सुंदर सुंदर सजीव चित्रकारी करते थे, सजीव चित्र बनाते थे, उसी तरीके से कविता के क्षेत्र में शमशेर बहादुर सिंह कविता के कैनवास पर शब्दों के रंगों के द्वारा तरह तरह के चित्र उकेरते रहते थे और जिसको पढ़कर पाठक गणों के मन में बहुत ही सुंदर बिंब यानी कि तस्वीर छप जाती थी। तो इसलिए शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी साहित्य में बिंबों का कवि माना जाता है या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाएं बच्चों इस प्रकार है। चुका भी नहीं हूँ मैं,
काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, इनके कुछ चर्चित कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त दोआब इनका बहुत चर्चित निबंध संग्रह है तथा प्लाट का मोर्चा इनका बहुत चर्चित कहानी संग्रह है। बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी को साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान तथा मैथिली चरण गुप्त सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था। दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हृदय गति के रुक जाने के कारण हो गई थी। तो आइए अब हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं और देखते हैं कि कविता में कवि ने बच्ची के माध्यम से हमें क्या क्या बताना चाहा है। बच्ची के मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं चंद्रमा को, चांद को लेकर। बच्चों, कविता का शीर्षक जैसा कि मैंने पहले बताया क्या है? जी हाँ, चांद से थोड़ी सी गप्पें। कविता के शीर्षक के नीचे कोष्ठक में लिखा हुआ है, यह आप जो बच्चों चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर, ये कोष्ठक का चिन्ह है और यहाँ इस कोष्ठक में लिखा हुआ है 10-11 साल की एक लड़की। बच्चों, कोष्ठक के चिन्ह में हम उन बातों को लिखते हैं जो महत्वपूर्ण तो होते हैं परंतु हमें उन्हें विशेष तरीके से लिखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 10 से 11 साल की लड़की की बात की गई है क्योंकि जब यहाँ पर लड़की बात करेगी चंद्रमा से तो उसके उम्र का भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसके मनोभावों को अच्छे से समझ सकें। तो कवि लिखते हैं कि जो लड़की है, जो बालिका है, वो 10 से 11 साल की ही है, अर्थात बहुत कम उम्र की है। कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। एक बार पुनः हम इस छंद को, कविता के इस भाग को पढ़ते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। बच्चों, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जब एक वाक्य पूर्ण हो जाए तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि हमें इस वाक्य के समाप्त होने पर यहाँ पर कुछ देर रुकना है, इसके बाद हम अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो और इसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर ये चिन्ह भी दिया हुआ है, ये अर्धविराम का चिन्ह है, जो ऊपर बिंदी और नीचे छोटा सा कॉमा दिया हुआ है, अल्प विराम जैसा चिन्ह, इसे हम अर्धविराम का चिन्ह कहते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग दो वाक्यों को खंड में बांटने के लिए या एक ही वाक्य को दो खंडों में बांटने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम के चिन्ह जहाँ पर आते हैं हमें वहाँ पर पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुकना होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर गोल मटोल के बाद अल्प विराम का चिन्ह दिया हुआ है। अल्प विराम का प्रयोग हम जब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं, बहुत सारे शब्दों को, और उन शब्दों के बीच हमें अंतर दिखाना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम जहाँ पर लगता है वहाँ हम अर्ध विराम से भी कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अल्प विराम का प्रयोग बच्चों इसके अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी होता है, जैसे ठीक है। अब आते हैं बच्चों, हम पुनः एक बार कविता का सस्वर वाचन करते हैं और उसके बाद कविता की व्याख्या को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा
गोल मटोल अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। बच्चों यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे खूब। खूब का अर्थ है बच्चों बहुत। तिरछे, तिरछे का मतलब आप लोग जानते हैं टेढ़े होता है। इसके बाद पोशाक शब्द है। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, ड्रेस जो हम पहनते हैं उसे हम पोशाक कहते हैं। इसके बाद सिमत। सिमत शब्द बिल्कुल नया है बच्चों आप लोग के लिए। सिमत शब्द का अर्थ होता है दिशा। ठीक, तो आइए अब कविता को पढ़ते हैं। लड़की कहती है, 10 से 11 साल की लड़की है और उसे चंद्रमा को देखकर उसके मन में तरह तरह की प्रश्न उठ रहे हैं और वो चंद्रमा से बात करते हुए कह रही है कि आप गोल तो खूब हैं, यानी आप गोल तो बहुत हैं, परंतु क्या मगर लिखती है ना, गोल है खूब मगर आप गोल तो बहुत हैं लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं। ज़रा आप थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, यानी कि थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं। इसके बाद बच्ची कहती है चंद्रमा से कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। कविता में बच्ची की कल्पना के बारे में कवि लिख रहे हैं कि बच्ची की कल्पना में जो चंद्रमा है उसने क्या पहन रखा है, पूरे के पूरे पोशाक को अपने कपड़े की भांति पहन रखा है। यानी कि लड़की को, बच्ची को यह लगता है कि जो आकाश है वो क्या है, चंद्रमा का वस्त्र है, क्योंकि जो चंद्रमा है आकाश में वो अकेला चमकता सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है और चारों ओर विस्तृत आकाश फैला हुआ है और उसमें क्या है, तारे जड़े हुए हैं। जो टिमटिमाते हुए चारे तारे आसमान में दिख रहे हैं बच्ची को, बालिका को, लड़की को, वो उसे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो कपड़ों में क्या लगा दिए गए हों, सितारे टाँक दिए गए हों, सितारे लगा दिए गए हों। जो बच्ची है उसे आसमान सितारों से जड़ा हुआ वस्त्र की तरह दिखाई दे रहा है और वो वस्त्र किसने पहन रखा है, चंद्रमा ने वो वस्त्र पहन रखा है। बच्चों इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप यदि किसी बड़े से चादर को ले लें या कपड़े को ले लें और उससे अपने मुंह को ढक लें, अपने पूरे शरीर को ढक लें और केवल अपने मुंह के हिस्से को काट के छोड़ दें, उससे केवल ऐसा कर दें कि आपका केवल मुंह दिखे, सारा का सारा शरीर ढक जाए, तो जैसा आपका चेहरा दिखेगा वैसा ही चेहरा इस समय बच्ची को चंद्रमा का दिख रहा है। बच्ची के लिए, बालिका के लिए जो चंद्रमा है वो क्या है, एक मनुष्य की ही भांति है जिसने अपने पूरे के पूरे शरीर को आकाश रूपी कपड़े से ढक लिया है, पोशाक से ढक लिया है और वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है, वो तारों से जड़ा हुआ है। जैसे आप लोग जब कोई पार्टी में जाते हो या किसी समारोह में जाते हो तो क्या करते हो, अपनी खूब बढ़िया सी सुंदर सी ड्रेस पहनते हो जिसमें बहुत सारे मोती लगे होते हैं, बहुत सारे कसीदे कढ़े गए होते हैं, बहुत सारे सितारे टके हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है उसके कपड़े भी, जो आकाश रूपी कपड़े हैं, वो जो लड़की है उसे कैसे लग रहे हैं, तारों से जड़े हुए लग रहे हैं, सितारों से जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आसमान में तो तारे टिमटिमाते रहते हैं और लड़की को लग रहा है कि जो चंद्रमा है उसने तारों से जड़ा हुआ जो वस्त्र है वो पहन रखा है। आगे लड़की कहती है कि सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। जैसा कि मैंने अभी पहले उदाहरण दिया कि यदि हम अपने पूरे के पूरे शरीर को ढक लें और केवल अपने चेहरे के हिस्से को काट लें, यानी कि चेहरे के हिस्से के जो कपड़े उसको काट लें, केवल हमारा चेहरा दिखता रहे, तो जो स्थिति रहेगी वैसी ही स्थिति इस समय लड़की को चंद्रमा की लग रही है। वो बोलती है कि चंद्रमा ने केवल और केवल अपने मुंह को यानी चेहरे को खोला हुआ है, यानी कि केवल और केवल चंद्रमा का मुख ही दिखाई दे रहा है। वो भी कैसा है, गोरा चिट्टा यानी गौर वर्ण का है, सफ़ेद वर्ण का है और गोल मटोल है, बिल्कुल ही गोल गोल है।
जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही गोल गोल लड़की को दिखाई दे रहा है चंद्रमा, और वो भी कैसा, बिल्कुल गोरा चिट्टा, यानी कि बिल्कुल गौर वर्ण का, बिल्कुल चमकदार सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद लड़की आती है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, और जब चंद्रमा का चेहरा गोरा चिट्टा गोल मटोल दिखाई दे रहा है केवल और केवल, तो उस समय उसे, जो लड़की है, उसे यह भी लगता है कि जो चंद्रमा है उसने अपने पोशाक यानी अपने कपड़े को पूरी फैलाए हुए हैं, यानी कि अब पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में, सिमत का अर्थ होता है बच्चों दिशाएं, तो चारों दिशाओं में उसने अपने आकाश रूपी कपड़े को फैलाया हुआ है। यानी लड़की को ऐसा लग रहा है कि जो चंद्रमा है उसने अपने आकाश रूपी कपड़े को चारों दिशाओं में फैला दिया है। ऐसा क्यों लग रहा है बच्चों लड़की को? क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जो आकाश है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, वो बहुत विस्तृत है, आकाश की कोई सीमा नहीं है। आकाश में जब आप ऊपर की ओर देखोगे दिन या रात में, तो आपको दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा और कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे, और उसके अलावा दूर दूर तक फैला हुआ आसमान दिखाई देगा। आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आसमान नहीं है। तो इसीलिए लड़की को ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा ने अपने वस्त्र को क्या किया है, चारों दिशाओं में फैला दिया है। और उसके बाद भी लड़की कहती है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, यानी कि फिर भी इतनी सारी बातों को होने के बावजूद भी लड़की को चंद्रमा कैसे दिखाई देते हैं, कुछ तिरछे यानी कि टेढ़े दिखाई देते हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में चांद के रूप रंग का वर्णन किया है, और इस अनुच्छेद से हमें किसी छोटे बालिका की क्या हो रही है, सहज स्वभाव की, कि बच्चे कितने सहज स्वभाव के होते हैं, वो किसी बात को, किसी प्रश्न को पूछने से या कहने से हिचकते नहीं हैं, आसानी से उन्हें कह लेते हैं। इस स्वभाव का भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, यह कविता बिल्कुल ही अतुकांत है, मतलब कि इस कविता में कहीं भी आपको तुक से मिले हुए शब्द नहीं मिलेंगे, कोई भी राइम वर्ड, तुक यानी कि राइम वर्ड आपको नहीं मिलेगा। यह कविता पूर्ण रूप से बोलचाल की भाषा में एक तरीके से संवाद शैली में लिखी गई है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम जैसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने लड़की और चंद्रमा के बातों के लिए, और यह बिल्कुल ही गद्य भाषा में लिखा हुआ है। आइए अब हम इस कविता के अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ने से पहले बच्चों, हमें चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। बच्चों, जैसा आप सबने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो चंद्रमा है वो एक ही समान, एक ही आकार का हर रोज़ नहीं होता। वो कभी पूरा का पूरा गोल दिखाई देता है और कभी हमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, कभी बहुत कम दिखाई देता है, बहुत पतली सी रेखा उसकी दिखाई देती है, और कभी इतना दिखाई देता है कि वो पूरा गोल ना लगे फिर भी उसका एक बड़ा हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो हम पृथ्वी के जिस हिस्से में से भी चंद्रमा को देख पाते हैं वह चंद्रमा का आधा हिस्सा ही होता है, उसकी आधा भाग ही होता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो एक उपग्रह है और वह सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है केवल वही भाग हमें दिखाई देता है, और इसीलिए हमें चंद्रमा क्या होता है, हमें उसके कुछ कुछ थोड़े थोड़े हिस्से दिखाई देते हैं, और जब वह पूरे 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है तो हमें कभी उसका पूरा हिस्सा दिखाई देता है और कभी आधा हिस्सा। कभी वो पूरा हमें गोल दिखाई देता है और कभी बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो ऐसा इस कारण से जो हिंदू पंचांग है उसमें जो महीने हैं उनको चंद्रमा के ही
कलाओं के हिसाब से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बांटा गया है। बच्चों, जब चंद्रमा क्या होता है, जब चंद्रमा पूरा का पूरा गोल होता है, यानी जब वो पूरा का पूरा गोल होता है तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा का दिन, यानी फुल मून। और उसके बाद चंद्रमा क्रमशः घटता जाता है और घटते 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 वह एक दिन क्या होता है, पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है, यानी हमें दिखाई ही नहीं देता। उस रात को हम कहते हैं अमावस्या की रात। और अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा फिर बढ़ता चला जाता है। बच्चों, यह जो घटने और फिर पुनः बढ़ने की प्रक्रिया है, यह 15-15 दिनों के अंतराल पर होती है, यानी कि 15 दिनों तक चंद्रमा घटते क्रम में जाता है, घटता रहता है और उसके बाद पूरा का पूरा घट जाता है 15वें दिन, और उसके बाद वह पुनः धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अंत में 15वें दिन वह पूरा का पूरा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर हम यह समझ पाते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी कलाएं होती हैं, और जब उसका बढ़ने वो जब अपने पूर्ण आकार में होता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार। अंग्रेजी में उसे फुल मून कहते हैं। और जब वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, वो पूरा का पूरा हमें दिखाई नहीं देता, तो उस रात को हम कहते हैं अमावस्या की रात। और उसके बाद जो चंद्रमा है वह उसके जो घटते हुए क्रम होते हैं उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा घटते से बढ़ते हुए क्रम की ओर बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार। तो बच्चों, यहाँ पर हमने चंद्रमा की कलाओं के बारे में समझा कि किस प्रकार चंद्रमा घटते क्रम पहले ज़्यादा से कम होता है और उसके बाद बिल्कुल गायब हो जाता है, और उसके बाद फिर वो जो चंद्रमा है वो घटने से बढ़ने की ओर बढ़ता है और वह फिर पुनः हमें पूरा का पूरा दिखाई देने लगता है। बच्चों, यह प्रक्रिया हर 15 दिन में होती रहती है, यानी कि 15 दिनों तक वह घटता है चंद्रमा और फिर 15 दिनों तक बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। असल में वह हम घटता या बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कि केवल वो हमें घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसके जिस भाग पर पड़ती है केवल हमें वही दिखाई देता है। तो आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। कविता का अगला अनुच्छेद इस प्रकार है कि खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बी ल कु ल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। पुनः दोहराते हैं बच्चों। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बी ल कु ल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। बच्चों, इन पंक्तियों में जो लड़की है वो चांद पर तंज कस रही है, क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर चांद नहीं दे रहा है। वो तो सोच रही है, उसकी कल्पना के अनुसार तो चंद्रमा उसका मामा है, चंद्रमा एक इंसान है, तो वो जवाब देगा बच्ची के प्रश्नों का, लड़की के प्रश्नों का। लेकिन असल में तो चंद्रमा एक उपग्रह है, तो वो
जवाब तो देगा नहीं, वो एक मनुष्य तो है नहीं। तो जब जवाब बच्ची को उत्तर अपने प्रश्नों का नहीं मिलता है तो लड़की क्या करती है, चंद्रमा पर कटाक्ष करती है, उस पर तंज कसती है। वो कहती है कि खूब है गो की, मतलब यद्यपि आप क्या हैं, खूब है यानी कि बहुत हैं। बच्चों यहाँ पर कविता को की व्याख्या जानने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। यहाँ पर आप यह चिन्ह देख रहे हैं, इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, खूब है गो की और वाह जी वाह के बाद। बच्चों इन चिन्हों को हम विस्मयादि सूचक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग हम उन वाक्यों के बात करते हैं जिन वाक्यों या शब्दों में हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, यानी यदि हम खुश हों या गुस्सा हों या नाराज़ हों और या फिर हम दुखी हों, तो हम जिन शब्दों या वाक्यों से अपने इन भावों को व्यक्त करते हैं उन वाक्यों या शब्दों के आगे हम इस प्रकार के विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर आप देखिए 2 बिंदी ऐसे लगाई गई है। इन चिन्ह को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। जब हमें किसी बात को विवरण देना होता है, यानी कि उसके अंदर के भागों को बताना होता है, तो हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त यहाँ पर अल्प विराम के बारे में हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। तो आइए अब कविता को पढ़ते हैं, कविता के भावार्थ को जानते हैं। कवि लिखते हैं कि खूब है गो की, लड़की कहती है खूब है गो की। गो की का अर्थ होता है बच्चों यद्यपि। खूब है, यद्यपि आपकी क्या है, खूब है, बहुत है, मतलब लड़की कहती है कि मैंने मान लिया कि आप बहुत बड़े हैं, आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वाह जी वाह, वह बहुत आश्चर्य कहती है और तंज करते हुए चंद्रमा को कहती है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा का अर्थ होता है बच्चों बिल्कुल, यानी कि लड़की कहती है कि क्या आपने मुझे बिल्कुल बुद्धू ही समझ रखा है, क्या आप मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हैं, बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की आगे कहती है कि वो कोई नासमझ नहीं है। वो चंद्रमा से को तंज कसते हुए कहती है कि चंद्रमा आदि उसे बुद्धू समझ रहा है, मूर्ख समझ रहा है, नासमझ समझ रहा है, तो यह उसकी गलतफहमी है। वो अपने आप को कहती है कि वह समझदार है। वो ऐसा नहीं है कि किसी बात को समझती नहीं है, वो हर बात को समझती है, वो बहुत समझदार है। वो आगे कहती है कि आपको बीमारी है, यानी उसे लगता है कि चंद्रमा को कोई बीमारी है। आप और बीमारी कौन सी है वो इसका वर्णन करती है, कहती है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते। यानी कि जो चंद्रमा की कलाएं हैं बच्चों, उसे देखकर लड़की को लगता है कि चंद्रमा को कोई ना कोई बीमारी है, क्योंकि चंद्रमा जब घटता है, जब घटते हुए क्रम में होता है तो केवल घटता ही जाता है, और जब बढ़ते हुए क्रम में होता है तो बढ़ता ही जाता है। हमने पिछले एक स्लाइड में जाना कि चंद्रमा क्यों घटता और बढ़ता है, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। लेकिन लड़की को इस बात की जानकारी नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक मनुष्य है और उसे कोई बीमारी है, और इसी कारण से वो क्या कर रहा है, घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक कि क्या होता है, जब दम नहीं लेते। दम नहीं लेना यानी बिल्कुल रुकते नहीं हैं। हर जैसे अगर घट रहे हैं तो रोज़ घटते ही जाते हैं और बढ़ रहे हैं तो रोज़ बढ़ते ही जाते हैं, और जैसे ही एक बार पूरे गोल हो गए वैसे फिर से उसके बाद घटना शुरू हो जाते हैं। तो लड़की कहती है कि आप रुकते नहीं हैं, मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 2-1 दिन एक ही आकार के रह जाएं। आप हमेशा अपने आकार को घटाते या बढ़ाते रहते हैं जब तक कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल, यहाँ पे बच्चों बिल्कुल को अलग अलग शब्दों में बिल्कुल तोड़ तोड़ कर लिखा गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे शब्द पर जोर पड़ता है एकदम से, मतलब इस शब्द को एकदम जोर देकर कहने के लिए
यहाँ पर शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है। इससे हमें इसके आगे वाले शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इन अलग अलग किए हुए शब्दों के आगे जो शब्द है या गोल, उस पर कवि जोर देना चाह रहे हैं, यानी कि वो एकदम गोल बताना चाह रहे हैं चंद्रमा को, इसीलिए वो बी ल कु ल पर जोर देने के लिए उसे अलग अलग कर कर लिख रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम इससे चंद्रमा की आकृति भी कहीं ना कहीं हमारे मन में उभर जा रही है कि बी ल कु ल गोल, यानी उस इस शब्द को सुनने के बाद क्या हो रहा है, हमारे कहीं ना कहीं मन में चित्र उभर आ रहा है कि हाँ चंद्रमा बिल्कुल गोल है। और इसके बाद लिखते हैं कि बिल्कुल गोल, यानी कि जब तक पूरा का पूरा चंद्रमा गोल ना हो जाए तब तक वह क्या करता है, घटता ही रहता है या फिर बढ़ता ही रहता है, सांस नहीं लेता, दम नहीं लेता, यानी कि रुकता नहीं है। और आगे लड़की कहती है कि यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज का अर्थ बच्चों होता है बीमारी। मरज एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है बीमारी। तो लड़की कहती है कि यह जो आपका मरज है, यानी कि आपकी बीमारी है, किसकी बीमारी है, चंद्रमा की बीमारी है। लड़की के नज़रों में कौन सी बीमारी है, घटने और बढ़ने की जो बीमारी है वो अच्छी ही नहीं होती है, मतलब कि वो बीमारी ठीक ही नहीं होती है। और इस बात को लेकर लड़की के मन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य है। उसे ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा को कोई लाइलाज बीमारी है और वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होती। चाँद का घटना और बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, लेकिन लड़की को इस बात की जानकारी नहीं है और इसीलिए वो अपनी कल्पना के आधार पर चंद्रमा को क्या कहती है कि वो कोई बीमार है, उसे कोई लाइलाज बीमारी है जो किसी भी औषधि से, किसी भी दवा से ठीक होने वाली नहीं है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमने कवि के द्वारा प्रकृति के नियम को बहुत ही सहज रूप से जो वर्णन किया जाता है उस तरीके से हमने इस कविता को पढ़ा। इस कविता में कवि ने प्रकृति के नियमों को, यानी चंद्रमा के घटने बढ़ने को, चंद्रमा के आकार को लेकर बहुत ही सहज शब्दों में वर्णन किया है, बहुत ही सरल शब्दों का वर्णन किया है। इस कविता में एक शब्द उर्दू का भी आता है बच्चों, वो क्या है, मरज। मरज का अर्थ क्या होता है बच्चों, बीमारी। और यह बिल्कुल ही प्रयोग स्वाभाविक सा लग रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कविता में अलग से किसी दूसरे भाषा के शब्द को लाकर रख दिया गया है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम यह देख पाते हैं कि जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, कि कवि कहना चाहते हैं कि यह जो लड़की है वह बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। उसे चंद्रमा के बार बार घटने और बढ़ने के प्राकृतिक नियम को देखकर आश्चर्य होता है और वह इसको अपने काल्पनिक प्रश्नों से चंद्रमा को क्या करती है, प्रश्न पूछती है, काल्पनिक प्रश्नों से चंद्रमा को तंज कसती है और अपनी जिज्ञासा को, अपनी कल्पनाओं को बयान करती है। तो इस बच्चों इस कविता का हमने आज पूरा का पूरा वाचन किया, सस्वर वाचन किया और व्याख्या किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता पसंद आई होगी। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कविता की पुनरावृत्ति के लिए आप लोगों को मैं गृह कार्य दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब इसे अपने होमवर्क कॉपी में अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन किससे बातें कर रहा है। अगला प्रश्न है, चांद ने क्या पोशाक पहन रखी है। तीसरा प्रश्न है, लड़की के अनुसार चांद को क्या बीमारी है। चौथा प्रश्न है, लड़की को चांद का मुख कैसा दिखाई देता है। और पांचवा और सबसे अंतिम प्रश्न है कि इस कविता के कवि का क्या नाम है। बच्चों, ये सारी के सारे प्रश्न आपके द्वारा पढ़े हुए
कविता के आधार पर ही है। आपको कविता में ही से ही इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब इसे अपने कॉपी में ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी वीडियो में जो शब्दार्थ लिखाए गए हैं उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में क्लास वर्क में अवश्य नोट करेंगे। आज के लिए बच्चों धन्यवाद। अगले सेशन में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए।